आज न जय श्री राम कहने की इच्छा है, न जय माता दी कहने की हिम्मत। उसका कारण यह है कि आज जिस घटना के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस चर्चा की वजह से मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। जिस शहर मैं रहने वाला हूँ, उस शहर में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। कल यानी नवरात्रि की सप्तमी को एक 17 साल की बच्ची ने कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर में उसने बताया कि उसके पिता ने उसके साथ गंदा काम किया है। जी हाँ, गंदा काम। बच्ची ने बताया कि जब वह 11 साल की थी और कक्षा 6 में पढ़ती थी, तब पहली बार उसके पिता ने मोबाइल में गंदी फिल्म दिखाकर उसके साथ गंदा काम किया। गंदगी की ये दास्तान यहाँ नहीं थमी। उसके पिता ने न सिर्फ उसके साथ गंदा काम किया, बल्कि उस बच्ची को कई लोगों के साथ सोने को मजबूर किया। बच्ची का आरोप है कि उसका पिता उसे धमकी देता था कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी मां को जान से मार देगा। अजीब इत्तेफाक है। हम उस समाज से आते हैं जहां पर कन्याओं का पूजन किया जाता है। ये वारदात उस समय सामने आई है जब पूरे देश में कन्याओं के रूप में, बेटियों के रूप में देवी मां की पूजा की जाती है। और जबकि हमारे बुंदेलखंड में तो एक नई परंपरा है। आपने हर जगह देखा होगा कि बेटियां अपने पिता के पैर छूती हैं, बेटियां बहनें अपने बड़े भाई के पैर छूती हैं। लेकिन बुंदेलखंड, ब्रज और इससे लगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में यह परंपरा है कि बाप बेटी के पैर छूता है, भाई बड़ा हो या छोटा अपनी बहन के पैर छूता है, क्योंकि इस समाज में बेटियों की पूजा करने की परंपरा है। ये बेटियों को पूजने वाला समाज है और उस समाज में यह गंदा चित्र सामने आया है कि एक बाप पैसे की हवस को पूरा करने के लिए अपनी बेटी के साथ खुद गंदा काम कर रहा है और उसको दूसरों के साथ गंदा काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये कैसा समाज है यार। और दर्द की ये दास्तां यहां खत्म नहीं हो रही है। उस बच्ची ने अपनी तहरीर में ये आरोप लगाया है कि इस घटनाक्रम में उसके चाचा, ताऊ, चाचा के लड़के और परिवार की अन्य महिलाएं भी शामिल हैं। गजब। बच्ची ने 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है, जिसमें समाज के ठेकेदार, नेता, पत्रकार, अधिकारी सब शामिल हैं। कैसा समाज है यार ये, जहां पे एक बाप अपनी बेटी को वेश्यावृत्ति में धकेल रहा है। गजब है यार। एक बच्ची जो सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने आप को अपने पिता की गोद में महसूस करती है, उसको कलंकित करने का काम उसका पिता कर रहा है। अच्छा, मेरा दुख कब बढ़ा जब इस मामले में आरोपों के घेरे में आए एक नेताजी ने अपनी सफाई दी। नेताजी ने अपनी सफाई का वीडियो वायरल करके कहा कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ फंसाया जा रहा है राजनीतिक साजिश में। ये जो मामला पूरा है उन पति पत्नी यानी उस पीड़िता के माता पिता के आपसी झगड़े का है। उनके आपसी झगड़े में उन्हें लपेटा जा रहा है। नेताजी की ये बात सच है या गलत, ये भगवान जाने, या आगे जो जांच होगी न्यायालय उसको तय करेगा। अपन तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन ये लाइन जब मैंने सुनी तब मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मुझे ये विश्वास हो गया कि इस केस का फैसला कुछ भी आए, हारेगा मेरा ललितपुर ही, मेरा शहर, मेरा समाज। मेरे पिताजी अपने शहर को लालित्य की नगरी कहते थे। कोई ललितपुर शहर की बुराई करता था तो बिफर जाते थे, नाराज हो जाते थे, गालियां देते थे उसको। वो हमेशा कहते थे यार ये लालित्य की नगरी है, ये लालित्य शहर है, शहर का बहुत सुंदर शहर है, इस शहर के लोग बहुत अच्छे हैं। आज वो होते अगर इस दुनिया में तो बड़े दुखी होते। क्यों?
क्योंकि अगर नेताजी की बात सही है तो भी ललितपुर का समाज हार रहा है, और इस बच्ची की बात सही है तो भी ललितपुर का समाज हार रहा है। ना हम ऐसे बाप की कल्पना कर सकते हैं जो अपनी बेटी के साथ गंदा काम करे और उसको और लोगों के साथ गंदा काम करने के लिए मजबूर करे, और ना हम ऐसी बेटी की कल्पना कर सकते हैं जो अपने बाप से बदला लेने के लिए ये काम करे। मेरा करीब 2 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है। स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड तहरीर के बारे में बहुत अच्छे से मेरी समझ है। मैंने जब उस बच्ची की स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट सॉरी शब्द गलत यूज़ किया मैंने, स्क्रिप्ट इसलिए कहा क्योंकि उस पूरी तहरीर को स्क्रिप्ट ही कहते हैं अंग्रेजी में। जब मैंने उस बच्ची की तहरीर पढ़ी तो मुझे पढ़ते ही लगा कि यार ये तहरीर जो है प्री प्लान्ड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये जो तहरीर है उसने जो लिखा है पुलिस को शिकायती पत्र, उसमें उसने अपनी पीड़ा दर्शाई है, उसने अपना वो दर्द बयां किया है जो पिछले 6 सालों से वो झेल रही थी। क्या कहें इस कहानी के बारे में। अक्सर जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी तो हमारे जो सीनियर थे वो हमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बारे में सिखाते थे। वो बताते थे कि किसी भी प्रकार से किसी भी दुष्कर्म पीड़िता का, किसी भी लैंगिक अपराध से पीड़ित लड़का या लड़की का या किसी बाल अपराधी का नाम, पहचान और उसका पता हम उजागर नहीं करते। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नहीं कर सकते हैं। जब ये केस सामने मेरे आया तो मुझे अपने उन सभी सीनियरों का चेहरा मेरी आंखों के सामने झूल रहा था जो मुझे ये शिक्षा देते थे। मतलब हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पे बेटी अपने बाप के पास सुरक्षित नहीं है, और हम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उसकी पहचान उजागर नहीं करो, और जिस शख्स की वजह से उस बच्ची की पहचान है, जिस शख्स की वजह से उस बच्ची को लोग पहचानते हैं, वही शख्स उस बच्ची की पहचान को दागदार कर रहा था। उस बच्ची का वो पुलिस को दिया हुआ प्रार्थना पत्र समाज से चीख चीख कर पूछ रहा था कि हम किस समाज में रहते हैं, हम क्या करते हैं। इस केस का फैसला कुछ भी हो, मेरा दर्द सिर्फ ये है कि हारेगा मेरा शहर, हारेगा मेरा समाज। मेरी बस यही इल्तिजा है आप सभी से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सब लोग निवेदन करें, प्रार्थना करें कि इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए, एसओजी से कराई जाए, या किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज से कराई जाए, जिससे इस मामले की सच्चाई सामने आए और जो वास्तविक दोषी हों उनको ऐसी कठोर सजा मिले कि ये सजा नज़ीर बने, समाज को एक सबक मिले, इसमें दोषी जो भी हो वो सब कठोर से कठोर सजा पाए।